दोस्तों, एक वक्त था जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हुआ करते थे। उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह साहब की। अब एक इंटरेस्टिंग चीज उस समय पर यह हो रही थी। 2009 से लेकर 2014 तक गुजरात के गवर्नर थे कमला बेनीवाल जी। कमला बेनीवाल जी और नरेंद्र मोदी साहब के बीच में उतनी कोई खास बनती नहीं थी और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि गुजरात सरकार गुजरात लोकल अथॉरिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल पास करना चाहती थी, लेकिन कमला बेनीवाल जी ने इस बिल पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी कि आप कह सकते हैं कि गवर्नर जो हैं वो इस बिल पर बैठ गए थे। सब जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने, गुजरात को एक नए चीफ मिनिस्टर मिले और उसके बाद गुजरात को नए गवर्नर मिले और नवंबर 2014 में ये बिल जो है वो फाइनली गुजरात की सरकार पास कर पाई, क्योंकि उस समय पर जो नए गवर्नर आए थे उन गवर्नर को बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने ही अपॉइंट किया था। तो जब ये कमला बेनीवाल वर्सेस मोदी सिचुएशन चल रही थी, उस समय पर मोदी साहब पब्लिकली कहते थे कि बेनीवाल जी जो हैं वो सरकार को कैसे परेशान कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गुजरात की सरकार की तरक्की जो है वो रोक रही है, गुजरात के लोगों की तरक्की जो है वो रुक रही है बिकॉज ऑफ दिस पॉकेट वीटो। आज की सिचुएशन क्या है? आज हमारे देश के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 22 से भी ज्यादा बिल पेंडिंग है। द रीजन इज गवर्नर्स के पास ये बिल जाते हैं और फिर गवर्नर्स इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तेलंगाना में 7 बिल्स पेंडिंग हैं। केरला की बात करें तो केरला में भी 8 बिल जो हैं वो महीनों से पेंडिंग है, गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं ली। वेस्ट बंगाल में भी 2 इंपॉर्टेंट बिल्स एक लंबे समय से पेंडिंग है। पंजाब में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पेंडिंग है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ बिल्स पेंडिंग हैं और तमिलनाडु में भी बहुत सारे बिल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। ये सारे के सारे 6 राज्यों की कॉमन थीम ये है कि ये सारे के सारे 6 राज्य जो हैं ये नॉन बीजेपी के द्वारा रूल किए जाते हैं। ये सारे के सारे राज्यों के अलग अलग बिल्स को तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देना चाहूँगा एंड दैट इज ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नर हैं तामिलिसाई सुंदरराजन। 2 मार्च की बात है जब तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और इसके पीछे रीज़न ये था कि तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो 10 बिल्स पर बैठ गए हैं और इसकी वजह से तेलंगाना की सरकार जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि साहब। अब तमिलनाडु की सरकार जो है वो भी अपने गवर्नर से नाराज़ है या फिर खुश नहीं है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है कि एक लंबे समय से बिल्स पर RN रवि साहब जो है वो किसी प्रकार की एक्शन नहीं ले रहे हैं और इसकी वजह से ही ये तमिलनाडु की असेंबली जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपील की है कि आप एक फिक्स टाइमलाइन जो है वो तय कीजिए ताकि जो असेंबली के द्वारा बिल्स पास किए जा रहे हैं तो एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर गवर्नर जो हैं वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लें। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ नहीं लिखी गई है वो चीज़ गवर्नर्स के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार की कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट का मतलब ये है कि कोई टाइम फ्रेम लिखी नहीं गई है। इसकी वजह से ये जो लूप होल है उसका जबरदस्त पॉलिटिकल उपयोग किया जा रहा है। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि गवर्नर जब एक बिल पर बैठ जाते हैं तो इसको एक अलग शब्द दिया गया है, एक अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो। अब आप देखिए, जो गवर्नर हैं RN रवि साहब, उन्होंने 6 अप्रैल को एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि अगर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो कोई ऐसा बिल पास करती है जो गवर्नर को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो उस पर एसेंट ना देना जो है वो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने 6 अप्रैल को दिया। अब ये जो चीज़ें हमने देखी ना, पॉकेट वीटो वाली चीज़ें, ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है
और इसी वजह से बहुत सारी असेंबलीज जो हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही हैं, या तो फिर हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि आप इस पर कोई स्टैंड लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकती है? द आंसर इज यस। इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 355। वो ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज पर आर्टिकल 355 टू मेक श्योर कि सारे के सारे राज्य जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत काम करें और उनके अकॉर्डेंस में काम करें। इस चीज़ को B.R. आम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समझाया था। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसका एक जनरल मीनिंग और इसका जो मेन पर्पस है वो समझाया था। इसका मेन पर्पस यही समझाया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो यूनियन गवर्नमेंट अगर एक इन्वेजन करना चाहे, इन्वेजन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेप इन करना चाहे और मेक श्योर करना चाहे कि वो पर्टिकुलर प्रोविंस या फिर वो पर्टिकुलर राज्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तो उस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल 355 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में B.R. आम्बेडकर साहब ने समझाया था। अब अभी जो सिचुएशन चल रही है इट्स वेरी यूनिक। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी डॉक्ट्रिन्स जो हैं उसका इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन बार बार हुआ है। 75 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है ऑफ कोर्स। और कई बार हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीज़ों को लेकर सोसाइटी के नीड्स को और चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन जो है वो किया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200। वो क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द असेंबली एंड प्रेजेंट इट टू हिम। यानी कि जब भी कोई बिल एक असेंबली के द्वारा पास किया जाता है तो गवर्नर को एज पर आर्टिकल 200 उनके पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। कौन कौन सा है ये ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज टू गिव एसेंट, यानी कि एक बिल आया तो उसको ओके कर दिया, उसको पास कर दिया। सेकंड इज टू विथहोल्ड एसेंट। विथहोल्ड एसेंट का मतलब है कि एक प्रकार से नो कह दिया कि नहीं, राइट, यस नहीं कहा। विथहोल्ड का मतलब होता है, विथहोल्ड एसेंट का मतलब होता है नहीं। थर्ड इज कि उस बिल को असेंबली को वापस दिया जाए। उसमें जो भी चेंजेस गवर्नर चाहते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो फोर्स नहीं करते, रिकमेंड कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर असेंबली चाहे कि नहीं ये रिकमेंडेशन को मानना है तो मानेगी, अगर असेंबली चाहे कि रिकमेंडेशंस को नहीं मानना है तो फिर वो वैसा ही बिल जो है वो वापस गवर्नर को भेज सकती है और फिर गवर्नर को उसको पास करना ही पड़ता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कि अगर गवर्नर को लगे कि ये बिल जो है वो मुझे प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए कंसिडरेशन के लिए, तो फिर ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर्स के पास ये 4 ऑप्शंस ही हैं, 5th ऑप्शन है ही नहीं, राइट? So it is only logical to think that when the constitution gives certain options to the governor, he is required to exercise one of them. 4 ऑप्शंस हैं तो आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। आप एक नया 5th ऑप्शन जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। और ये जो 5th ऑप्शन है इसकी वजह से एक आइडल कंडीशन क्रिएट हुई। इट्स नॉट आइडियल कंडीशन, पे अटेंशन, इट इज आइडल। आइडल यानी कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ही नहीं है। अब आर्टिकल 355 जो है वो क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इन्वोक आर्टिकल 355 एंड इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट इट एंड रिक्वेस्ट हर टू गिव सूटेबल इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन राज्य सरकार को ऐसा लगता है तो फिर आर्टिकल 355 के तहत वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि भाई आप गवर्नर को कहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें। ये आइडल कंडीशन इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, सिंस sitting on a bill passed by the assembly is not an option given by the constitution. The governor by doing so is only acting against constitutional direction. ये 5th ऑप्शन है ही नहीं। और अगर ये 5th ऑप्शन अलग अलग गवर्नर्स के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है तो इसका एक क्लियर मतलब यही बनता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है उनके खिलाफ गवर्नर जा रहे हैं। तो ये आइडल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हो सकती है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जुडिशरी जो है
वो इस पर्टिकुलर चीज़ पर एक प्रोनाउंसमेंट करे, एक जजमेंट देकर चीज़ों को क्लैरिफाई करे। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो ब्लैंक स्पॉट है, ग्रे एरिया है, इस पर प्रकाश डालने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये एक इसका सॉल्यूशन है। दूसरी जो चीज़ है वो हम यूके से सीख सकते हैं। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। द रीज़न इज के जनरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी जो सिस्टम है, जो पूरा मॉडल है, वो यूके से ही अडॉप्ट किया गया है। ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत सारी अलग अलग जगहों से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। डीडी बासु, उनकी जो कमेंट्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो कहते हैं कि हमारे देश में जो गवर्नर हैं, जो राज्य के गवर्नर हैं, उनकी पोजीशन इंग्लैंड में जो किंग और क्वीन की पोजीशन है उसके बराबर की ही पोजीशन है। राइट, इन थियरी द सोवरेन कैन रिफ्यूज टू गिव हिज एसेंट, बट दिस हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड सिंस द रेन ऑफ क्वीन एनी। क्वीन एनी जो है वो कुछ 1700 के समय पर इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था क्वीन एनी। तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 300 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि वहाँ की जो क्वीन है या फिर वहाँ की जो सोवरेन है या फिर मोनार्की है, उन्होंने कभी भी यूके की पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल पास किया है तो कभी भी ऐसा नहीं किया है उन्होंने कि उन्होंने एसेंट ना दिया हो। राइट, थियोरेटिकली वो मना कर सकते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक ये चीज़ जो है वो वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं की गई है। डीडी बासु ये कहते हैं, द वीटो कुड नॉट ओनली बी एक्सरसाइज्ड ऑन मिनिस्टीरियल एडवाइस एंड नो गवर्नमेंट वुड वीटो बिल्स फॉर विच इट वाज रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली अगर कोई सरकार कोई बिल असेंबली से पास करती है, राइट, और अगर जो वीटो का इस्तेमाल करना है गवर्नर अगर कर रहे हैं या फिर राजा या फिर रानी ये वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तभी कर सकते हैं जब मिनिस्टीरियल एडवाइस हो, या तो चीफ मिनिस्टर ने बोला हो या फिर सेंट्रल लेवल की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ने बोला हो, तभी वो नो जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा लॉजिकली कभी होगा ही नहीं कि मैं ही बिल पास करूं और फिर मैं ही उस बिल को पास करने से मना कर दूं। दैट्स नॉट लॉजिकल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इज़ नॉट। डीडी बासु ये भी कहते हैं कि अगर यूके की बात करें तो जो रॉयल एसेंट जो है उसको देने से मना किया जाता है तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवर देयर। एंड सेम थिंग, समथिंग सिमिलर वी कैन लर्न फ्रॉम, मीन्स उनकी जो सिचुएशन है वैसी चीज़ हम उससे सीख सकते हैं कि वहाँ की जो सिस्टम है उसमें हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि इट इज़ कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, के मोनार्की कभी मना कर ही नहीं सकती। आर्टिकल 154 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? वो क्लियरली कहता है कि जो गवर्नर हैं उनको अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस माननी है। राइट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं वही चीज़ जो है वो गवर्नर को करनी व्हेन इट कम्स टू हिज और हर एग्जीक्यूटिव पावर्स। आर्टिकल 154 ही ये कहता है, so there is a view that the governor can withhold assent to a bill only on ministerial advice। जो हम यूके की बात कर रहे हैं, सेम थिंग आर्टिकल 154 को अगर हम समझे तो पता चलता है कि मिनिस्टीरियल अगर एडवाइस है तब उस बिल पर मना किया जा सकता है, वरना ऐसा नहीं किया जा सकता। But some experts ask as to why the Council of Ministers should advise the governor to withhold assent after the bill has been passed by the Assembly। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि लॉजिक नहीं बनता है कि एक बार असेंबली ने पास किया तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर्टिकुलर बिल को पास करने के बारे में क्यों मना करेंगे। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि why a governor should be allowed to withhold assent when the bill is passed by the Assembly। एक बिल जो असेंबली के द्वारा पास किया जाता है तो उस बिल को गवर्नर जो हैं उसको विथहोल्ड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वी नो कि गवर्नर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन एक राज्य की जो सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्य की जो सरकार है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। वो लोगों की इच्छा है कि ये पर्टिकुलर पार्टी या फिर ये पर्टिकुलर लोग जो हैं वो हमारे मिनिस्टर्स बने, वो हमारी रूलिंग पार्टी बने। तो लोगों की जो विल है उसको कोई गवर्नर जो हैं वो अपनी पेन के माध्यम से, एक पेन, स्ट्रोक ऑफ पेन जो कहते हैं, उसके माध्यम से अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज मिसयूज ऑफ पावर। ये जो ब्लाइंड स्पॉट अभी जनरेट हुआ है हमारी जो इंडियन सिचुएशन में, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे उनको कभी ऐसा मीन्स ख्याल भी नहीं आया होगा कि 4 में से कोई नया ऑप्शन भी ये निकाला जाएगा। ये जो उस समय पर क्लैरिटी थी, लेकिन अब इसको एक ग्रे एरिया बना दिया है, एक ब्लाइंड स्पॉट बना दिया है। राइट, तो इस चीज़ पर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। अब समय जो है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है, नए नए डेवलपमेंट्स होते रहे हैं, और एक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मिस्टर रॉय हैं,
उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो करें, राइट। और गवर्नर्स जो हैं जब बिल्स को डिले करते हैं तो वो पूरी कैबिनेट सिस्टम जो है उस पर एक ब्रेक लगा देते हैं, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल, राइट। और ये जो छाक्सू रॉय साहब हैं वो ये भी कहते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट एंड द गवर्नर इजंट, यानी कि लोगों को जवाब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, गवर्नर की नहीं होती है। तो फिर गवर्नर किसी बिल को रोके, दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन थी और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।